तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो भाई लेके आया हूँ नया वीडियो। ध्रुव राठी भाई का है ओशो के बारे में, द ट्रुथ अबाउट ओशो ट्रेनिंग ध्रुव राठी। तो भाई ओशो को तो मैं काफ़ी ज़्यादा सुनता हूँ भाई। जब भी मैं सोने के वक्त रात में एक वीडियो तो कंपलसरी मैं उसका वीडियो सुनता हूँ भाई। बड़ी मज़ेदार वीडियो। क्या वो बात जो बोलते हैं ना भाई हिंदी में, ऐसा हिंदी का वर्ड इस्तेमाल करता है ओशो सर। सर ही बोलेंगे ओशो सर। तो जो आपको वाकई में लगेगा भाई हाँ कुछ है, मतलब कुछ सुनने के लिए मिल रहा है ऐसा ओशो के बारे में। तो ध्रुव राठी भाई ने ओशो के बारे में वीडियो बनाया है। कैसा था मतलब ओशो और उसकी ज़िंदगी कैसी थी, उसकी लाइफ कैसी थी, उसके बारे में ध्रुव राठी भाई ने बनाया है। तो चलो वीडियो देखते हैं, आप भी देखिए और हम भी देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते भाई। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और ज़रूर बताना किस में रिएक्शन लेके आएंगे। तो भाई आप ही हैं जो मतलब वीडियो बना रहे हैं, तो आप देखेंगे तो हम भी देखेंगे तो बहुत चीज़ सीखने के लिए मिलता है भाई। ये सब वीडियो देखना भी चाहिए और आप लोग तक पहुंचाना भी चाहिए। तो मेरे को ऐसा लगा तो मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए। तो उम्मीद करते हैं अच्छा लगेगा। तो चलो देखते हैं वीडियो, उसके बाद बात करेंगे बाद में। पहले वीडियो देखते हैं भाई। नमस्कार नमस्कार दोस्तों। दोस्तों। ओशो पर नमस्कार। वीडियो बनाने की बहुत सी रिक्वेस्ट आती है। ओशो जो केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली रिनाउंड फिलोसोफर और स्पिरिचुअल गुरु रहे। बिल्कुल। अब क्योंकि आमतौर पर लोग विचारों से ज्यादा व्यक्ति में दिलचस्पी रखते हैं, तो शायद आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो उनकी बायोग्राफी होगी। लेकिन जानते हो क्या दोस्तों, जब एक लेक्चर में ओशो से उनकी बायोग्राफी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था मेरी कोई बायोग्राफी नहीं है। और जिसे भी बायोग्राफी समझा जाता है वो बिल्कुल मीनिंगलेस है। मैं किस तारीख पर पैदा हुआ, मैं किस देश में पैदा हुआ, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि अब क्या हूं, जो यहाँ हूं। एक दूसरे इंस्टेंस पर उन्होंने कहा था कि वसंत जोशी मेरी बायोग्राफी लिख रहा है, लेकिन वो बहुत सुपरफिशियल ही होगी। इतनी सुपरफिशियल की पढ़ने के लायक ही नहीं, क्योंकि सभी आत्मकथा ईगो की कथा होती है, आत्मा की कथा नहीं होती। तो ओशो के विचारों को यहाँ रिफ्लेक्ट करते हुए उनकी बायोग्राफी को छोड़ देते हैं और उनके बिलीफ सिस्टम की बात करते हैं। बिलीफ सिस्टम, लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है। दिक्कत यह है कि जानते हो उन्होंने बिलीफ सिस्टम के बारे में क्या कहा सर? उन्होंने कहा था कि उनका कोई बिलीफ सिस्टम ही नहीं है। ओ भाई, I do not believe in anything. I do not believe in believing. एग्जैक्टली ओशो के शब्दों को मैं कोट कर रहा हूं यहाँ पर। उन्होंने कहा था मैं सभी बिलीफ सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर देना चाहता हूँ। कैथोलिक हो या कम्युनिस्ट, इससे फर्क नहीं पड़ता। I want to destroy all belief systems. Catholic or communist does not matter. वो एक इंटरव्यूअर को जवाब दे रहे थे, तो इंटरव्यूअर उनसे काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि उस बिलीफ सिस्टम को क्या कहा जाएगा जो किसी बिलीफ सिस्टम में विश्वास ही नहीं करता। What about the belief system that doesn't believe in belief systems? It is not a belief system. It cannot be a belief system. It simply deprograms people, but it does not program them. It leaves them clean. ये केवल उन्हें साफ कर देता है, उनके ऊपर कोई राइटिंग नहीं है, जैसे वो पैदा हुए थे मासूम। तो यहाँ मेरा काम है यहूदी को डीप्रोग्राम करना, हिंदू मुस्लिम जो भी मेरे पास आए हैं उन सबको डीप्रोग्राम करना, उनका बिलीफ सिस्टम खत्म करना। मैं उन्हें किसी दूसरे बिलीफ सिस्टम की तरफ नहीं लेकर जाता, क्योंकि मेरा कोई बिलीफ सिस्टम है ही नहीं। ओशो कहते हैं कि पिछले 32 सालों से मैं कुछ भी नहीं हूं। आप जितना गहराई में जाओगे खुद को उतना ही खाली पाओगे, और जैसे जैसे गहराई में जाते रहोगे आखिरकार आप खुद को शून्य पाओगे। और यही इनलाइटनमेंट का पॉइंट है। Buddha actually has given it the name nothingness, nirvana. बुद्ध ने इसे निर्वाण कहा था, जिसका मतलब है शून्यता। आपकी ईगो पूरी तरीके से गायब हो गई। अब सवाल यहाँ पर यह आता है दोस्तों कि ये ईगो यानी अहंकार एक्चुअली में क्या होता है। ओशो कहते हैं कि अहंकार हीनता को छुपाने का उपाय है। हीनता को छुपाने का उपाय है अहंकार। हीनता की भीतर गांठ है कि मैं कुछ भी नहीं, तो मैं कुछ होकर दिखा दूं, इसकी चेष्टा है अहंकार। लोगों को लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं और वो कोशिश करते हैं कि मैं कुछ हो जाऊं। पक्षियों में कोई अहंकार नहीं होता, जानवरों में कोई अहंकार नहीं होता, क्योंकि ये अहंकार एक मानवीय घटना है, इंसानों के द्वारा बनाई हुई चीज है। बचपन से ही कहा जाता है कि कुछ बनकर दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, अपना नाम छोड़कर जाओ इतिहास में, कुछ ऐसा काम कर जाओ। जैसे तुम हो वैसे काफी नहीं हो, मूर्ति बनाओ, पेंटर बनो, राजनीति में आओ, धन कमाओ, कुछ करके दिखाओ।
मैं कुछ नहीं का जो एहसास है, इसकी पीड़ा को मिटाने का उपाय यही अहंकार है। ये सेल्फ इंपॉर्टेंस की डिजायर अहंकार है और स्कूल में यही एम्बिशन का पार्ट पढ़ाया जाता है। अब आप यहां पर सोचोगे दोस्तों कि अगर किसी को ऐसा महसूस होता है कि मैं कुछ नहीं हूं और फिर वो मेहनत करके कुछ बन जाता है, तो ये तो अच्छी ही बात है ना। माँ बाप हम पर गर्व महसूस करेंगे कि हमने उनका नाम ऊंचा कर दिया, आईएएस बन गया, समाज में स्टेटस बढ़ गया। और अगर कोई ओलंपिक मेडल जीत आता है या फिर कोई ऑस्कर जीत जाता है, तब तो पूरा देश गर्व करता है। और सबसे बड़ी बात, खुद को आईने में देखकर अच्छा लगेगा। क्या फीलिंग आएगी कि देखो मैं कुछ हूं, देखो मैंने क्या कर दिखाया। अब इस बात में प्रॉब्लम क्या है, इसे लेकर ओशो एक पौराणिक कथा सुनाते हैं। एक योगी था वन में, ध्यान में बैठा रहता। एक चूहा उसके पास चक्कर लगाता। योगी को भी उससे लगाव हो गया। एक बार एक बिल्ली ने उस चूहे पर हमला किया। योगी के पास कुछ यौगिक शक्तियां थी, तो उसने योग बल से उसे बहुत बड़ा बिल्ला बना दिया। बिल्ली डरकर भाग गई। चूहा खुश हुआ, योगी भी खुश हुआ, लेकिन फिर उस बिल्ले पर किसी कुत्ते ने हमला कर दिया। तो योगी ने इस बार उसे चीता बना दिया। लेकिन यह बात भी देर तक ना चली, क्योंकि अब एक शेर ने हमला कर दिया। तो योगी ने उसे चीते से शेर बना दिया और अब उसने योगी पर ही हमला कर दिया। अब योगी घबराया, कहा कि अब ये तो मेरा ही चूहा और ये भूल ही गया। तो योगी ने कहा पुनः मुश्को भव, तो वह फिर से चूहा बन गया। ओशो कहते हैं कि जितनी आसानी से इस कहानी में वो शेर से दोबारा चूहा बन गए, इतनी आसानी से असलियत में नहीं होता। हम अपने चूहे को बिल्ला बनाते हैं, कुत्ता बनाते हैं, चीता बनाते हैं, शेर बनाते हैं, बनाते चले जाते हैं और फिर वो इतना बड़ा हो जाता है कि उसके बोझ तले हम ही दब जाते हैं। हो सकता है ये बातें दोस्तों आपको हवा हवाई लग रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है द सैड लाइफ ऑफ रिच पीपल, इसी फिलॉसफी पर, लेकिन एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से। अगर आपको याद हो ये वाला वीडियो, इसमें बताया था कि कैसे फेमस सुपरस्टार्स भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। सबसे अमीर इंसान होने के बाद भी इलॉन मस्क का अकेलापन, उसकी इनसिक्योरिटीज, उसका जरूर देखेंगे भाई, जिसे उसने खुद एक्सप्रेस किया था। It hurts my brain and my heart. It hurts. या आप डोनाल्ड ट्रंप को ही देख लीजिए, 2 बार अमेरिका का राष्ट्रपति बन चुका है, लेकिन अब दिक्कत उसे इस बात से है कि मुझे नोबेल प्राइज कैसे नहीं मिला, मुझे नोबेल प्राइज चाहिए। रट लगा रखी है कि मैंने भारत पाकिस्तान की वॉर रुकवा दी, कभी रशिया यूक्रेन तो कभी इजराइल ईरान वॉर को रुकवाने की बात होती है। अभी कुछ महीने पहले ही स्टेटमेंट दी थी कि अभी तक तो मुझे 4-5 नोबेल प्राइज मिल जाने चाहिए थे। असल में दोस्तों, ट्रंप अपने आप को बराक ओबामा से कंपेयर करता है कि ओबामा को नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है और ट्रंप ने ओपनली इस डिसीजन को बार बार क्रिटिसाइज किया है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश का प्रेसिडेंट बनना, और वो भी 2 बार, काफी नहीं है। ईगो और बड़ा बनना चाहती है, इसलिए ट्रंप अब अपनी तुलना ओबामा से करते हैं। ओशो कहते हैं कि तुलना करना ही तो अहंकार है। दिक्कत यह है कि कितना ही कुछ अचीव कर लो, कोई ना कोई तो हमसे आगे ही होता है। अगर सबसे ताकतवर बन गए तो हो सकता है कि दौलत में हमसे कोई आगे है। अगर सबसे अमीर बन गए तो हो सकता है कि सुंदरता में हमसे कोई आगे है। ओशो नेपोलियन का एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे नेपोलियन विश्व विजेता बना, लेकिन फिर भी उसे कॉम्प्लेक्स था अपनी छोटी हाइट को लेकर। आगे फॉर द रिकॉर्ड, वैसे मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली में नेपोलियन की हाइट कोई बहुत छोटी नहीं थी। वो 5 फुट 6 इंच के आसपास थे, जो 1800s के समय में किसी फ्रेंच एडल्ट मेल की एवरेज हाइट से थोड़ा ज्यादा ही था, कम नहीं था। लेकिन उस वक्त एक ब्रिटिश कार्टूनिस्ट जेम्स गिलरे ने नेपोलियन को अपने कार्टून्स में छोटी हाइट वाला दिखाया, गुस्सैल और बोस्टफुल दिखाया। जैसे कि ये कार्टून देखिए उनका, लिटिल बोनी इन अ स्ट्रॉन्ग फिट। और नेपोलियन इन कार्टून से बहुत इरिटेट हुए, इनफैक्ट इतना इरिटेट हुए कि वो डिप्लोमेटिक नोट्स तक भेजते थे कि ब्रिटिश सरकार सेंसरशिप करे और इन कार्टून्स को बंद करवाए। लेकिन ऑब्वियसली ऐसा हुआ नहीं और बेसिकली आप देख सकते हो कि कम हाइट ना होने के बाद भी उनके अहंकार को चोट लग गई। ओशो कहते हैं कि किसी के पास पैसा होगा तो बुद्धि नहीं होगी, बुद्धि होगी तो कुछ और नहीं होगा। ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसके पास सब कुछ हो, और अगर बाय चांस कोई ऐसा हुआ जिसके पास सब कुछ है तो लोग उसे तत्काल मार डालेंगे, क्योंकि वो लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा। वो कहते हैं कि यहाँ तो किसी के पास केवल धन भी हो तब भी लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं, किसी के पास ज्ञान हो, आनंद हो, तब भी लोगों को अड़चन होने लगती है, क्योंकि उसे देखकर उन्हें अपनी कमी खटकने लगती है। अहंकार की वजह से सुख और दुख दोनों है। जब हमें खुद से कोई पीछे दिखता है तो हम खुश होते हैं, और खुद से कोई आगे दिखता है तो हम दुखी होते हैं।
दुख होता है तो लोग अहंकार को छोड़ने की बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली में जब तक अहंकार से मिलने वाले टेम्पररी सुख को नहीं छोड़ेंगे तब तक दुख भी कहीं नहीं जाएगा। ये जो टेम्पररी सुख है कि आज तो मैंने फलाने को दिखा दिया, ढिमकाने की आज तो वो मुझसे जल गया होगा। अहंकार का ये क्षणिक सुख बस ऐसा ही है जैसे कि किसी घाव के ऊपर फूल रख दो, उससे घाव का इलाज नहीं होता। वो तो बस ऐसा है कि कुछ देर के लिए घाव को ढक दिया हो, और इसी तरह घाव को ढांपने में पूरी उम्र बीत जाती है। इसलिए छोड़ना है तो अहंकार को पूरी तरह छोड़ना होगा। लेकिन एक सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या अहंकार को छोड़ा भी जा सकता है? ओशो कहते हैं कि अगर अहंकार को छोड़ने की कोशिश की तो हो सकता है कि अहंकार को छोड़ने का ही अहंकार हो जाए कि ये देखो मैंने अहंकार के ऊपर काबू पा लिया है, मैं कितना बड़ा कमाल का आदमी हूं। इसलिए वो बुद्ध के तरीके को तार्किक बताते हैं कि अहंकार को समझो, उसे ऑब्जर्व करो, तुम्हारे भीतर जो शून्य है उसे स्वीकार करो। अब तक लोग तुम्हें कहते रहे कि तुम कुछ नहीं हो, अब तुम ही कहो कि हाँ मैं कुछ नहीं हूं। अगर अहंकार को नई ऊर्जा नहीं दोगे तो वो खुद ही गिरता जाएगा। बस एक ध्यान का झोंका चाहिए और वो ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगा। अब आप यहाँ पर शायद सोचोगे दोस्तों कि अगर ऐसे ही सब लोग अहंकार मुक्त हो गए, किसी में कोई एम्बिशन ही नहीं रहेगा, तो दुनिया कैसे चलेगी? फिर तो कोई भी इंसान ज्यादा काम ही नहीं करेगा, बस सर्वाइवल के लिए जो काम करना होता है वही किया जाएगा और बात खत्म। ओशो कहते हैं कि जब इस शून्य में तुम राजी हो जाओगे तब तुमसे बहुत कुछ होगा। हो सकता है कि कोई गीत लिखा जाए, कोई मूर्ति बने। अहंकार तो गिर गया, अब जो होगा तुम्हारी सहज प्रकृति के जहां ऊर्जा है वहां कुछ घटना तो घटेगी, लेकिन इसमें अब कोई चिंता नहीं है, कोई आपाधापी नहीं है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दूसरों से कोई कंपटीशन नहीं है। जिस तरह से नदी सहजता से सागर की ओर बहती है, ऐसे ही तुमसे बोध बहेगा। अब आप शायद फिर से कहोगे दोस्तों, अरे क्या हवाई बातें हैं, ये सब बोलने में अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल जिंदगी में कुछ काम नहीं करता है। चलो मैं कहता हूं कि मेरा अहंकार खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जिस तरीके की टॉक्सिक जॉब में मैं फंसा हुआ हूं, यहाँ पर काम करते हुए भला कौन सा बोध बहेगा, कौन सी नदी बहेगी? यहाँ पर स्पिरिचुअल बातें एक तरफ होती है, प्रैक्टिकल बातें दूसरी तरफ होती है। अहंकार को तो छोड़ दूंगा, लेकिन ये नौकरी कैसे छोड़ूंगा? इसको लेकर मैं कहूंगा दोस्तों, आप विजेता का केस देखिए। विजेता भैया जो मेरे दोस्त हैं और हमारे इस चैनल के रिसर्चर भी हैं, ये एक मिडिल क्लास परिवार से आते हैं, इसलिए पेरेंट्स के कहने पर इन्होंने इंजीनियरिंग कर ली, ठीक मेरी तरह। इन्होंने इंजीनियरिंग करी दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, जिसका नाम अब DTU है, और कैंपस प्लेसमेंट के बाद इन्हें गुड़गांव की एक बढ़िया MNC में जॉब मिल गई। लेकिन सिर्फ 10 महीने काम करने के बाद इन्होंने एक कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दी, और ये जॉब इसलिए नहीं छोड़ी क्योंकि सैलरी कम मिल रही थी या पैसों का कोई मामला था, ये सिर्फ इसलिए छोड़ी क्योंकि ये दिल से ये काम नहीं करना चाहते थे। इनका सपना था राइटिंग, एक्टिंग और फिल्म मेकिंग, लेकिन इस सपने को साकार करने में कई मुश्किलें आई, तो इन्होंने फिर SSC का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम CGLE दिया। विदेश मंत्रालय में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन गए, वहां 3 साल काम किया और फिर इस सरकारी नौकरी को भी छोड़ दिया, वही सरकारी नौकरी जिसके लिए कितने लाखों लोग तड़पते हैं हमारे देश में। इसके बाद इन्होंने कंप्लीटली अलग डायरेक्शन में जाते हुए एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, सिनेमा पर लिखने लगे, लेकिन वहां भी मजा नहीं आया, तो 3 महीने में ये नौकरी भी छोड़ दी। और आज देखो दोस्तों, इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूब चैनल्स के ये कंटेंट रिसर्चर और राइटर हैं। लेकिन इसके अलावा लिखने के लिए कोरा इंडिया ने इन्हें 2021 के लिए टॉप राइटर के अवार्ड से भी सम्मानित किया। फिल्म मेकिंग में ये एक हरियाणवी फीचर फिल्म दरारें और एक वेब सीरीज ओपरी पराई बना चुके हैं, जिसमें ना सिर्फ इन्होंने फिल्म की स्टोरी लाइन खुद से लिखी, बल्कि फिल्म को डायरेक्ट भी किया, एडिट भी किया और एक्टिंग भी करी। ये फिल्म और वेब सीरीज हरियाणवी ऑडियंस में बहुत बड़ी हिट रही है और ये अवार्ड्स भी जीते हैं इसके लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपनी मन मर्जी से काम किया, हरियाणा में स्ट्रीट थिएटर भी किया, दिल्ली की फेमस पंजाबी बाग रामलीला में इन्होंने लक्ष्मण का रोल भी निभाया, और इन सारे यूट्यूब वीडियोस में काम करने के साथ साथ अभी अपनी अगली फिल्म मोनू रॉकस्टार के लिए स्क्रिप्ट भी लिख रहे हैं। इस पूरी कहानी में आप देखिए, इनका राइटिंग फिल्म इंडस्ट्री से दूर दूर तक कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। सिर्फ एक सिंपल कॉर्पोरेट जॉब में काम करने वाला इंसान ये सब कैसे कर सकता है? 3 अलग अलग नौकरियों को छोड़ना, अपने सपनों को परस्यू करना और उससे पैसे भी कमाना, कैसे हो पाया ये सब? ये पूरी कहानी दोस्तों अब इन्होंने बताई है अपनी नई किताब में, टू हेल विद दैट जॉब। हिंदी में कहे तो भाड़ में जाए वो नौकरी। ये एक फुल लेंथ ई बुक है, करीब 430 पेजेस की, जो ना सिर्फ हिंदी ई बुक, इंग्लिश ई बुक के फॉर्मेट में अवेलेबल है, बल्कि हिंदी ऑडियो सीरीज के फॉर्म में भी अवेलेबल है। मैंने पर्सनली ये पूरी किताब पढ़ी है और सही मायनों में ये एक अलग ही लेवल की इंस्पिरेशन और मोटिवेशनल किताब है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कोई कहानी नहीं बताई जा रही है, यहाँ पर आपको एक रास्ता दिखाया जा रहा है। जो आमतौर पर मोटिवेशनल गुरुज होते हैं वो बाहर से मोटिवेशन देते हैं कि यू कैन डू इट, यू विल डू इट, ये सब इस किताब में नहीं है। यहाँ पर A to Z प्रैक्टिकल टिप्स दी हुई हैं।
प्रैक्टिकल टिप्स हैं उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि मुझे अपना पैशन नहीं मिल रहा, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या बनना है जिंदगी में। किसी की समस्या है कि मैं अपने पेरेंट्स को कैसे फेस करूं, या फिर किसी की प्रॉब्लम है पीयर प्रेशर कि मेरे साथ वाले क्लासमेट्स, कॉलीग्स कहीं वो आगे ना निकल जाए, बड़ी कार ले लेंगे, वर्ल्ड ट्रिप पर चले जाएंगे, अपने बड़े घर में चिल कर रहे होंगे और मैं पीछे रह जाऊंगा। आप में से कुछ लोग होंगे जो नौकरी छोड़ने से पहले सोच रहे होंगे कि जो फ्लैट और कार लोन की EMI जा रही है उसका क्या होगा। किसी को यह आइडिया नहीं होगा कि अगर मैंने अपनी जॉब छोड़ दी तो फिर क्या करूंगा। हमारी कंडीशनिंग की वजह से मेंटल कंस्ट्रेंट्स है कि फ्रीलांसिंग या बिजनेस की हिम्मत नहीं होती क्योंकि हमें स्टेबिलिटी चाहिए। सेकेंडली, दूसरों से इंस्ट्रक्शंस लेने की हमें आदत है। इन सभी फाइनेंशियल, सोशल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल इश्यूज को विजेता ने एड्रेस किया है इस किताब में। बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड किताब है और इसे लिखने में सही में ऑलमोस्ट 1 साल का समय लगा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप ऐसे लोगों में से हो जो अपनी टॉक्सिक नौकरियों में फंसे हुए हो और आपको वहां से निकलने का कोई एस्केप रूट नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप ऐसे लोगों में से हो जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही है और आपको यह नहीं पता कि अपने पैशन को प्रोफेशन कैसे बनाया जाए, तो ये किताब आपके लिए है। इसको खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर इस QR कोड में आपको मिल जाएगा। इसकी कॉस्ट सिर्फ 399 रुपए है और इस कॉस्ट में आपको दोनों ई-बुक्स मिलेंगी, हिंदी इंग्लिश, प्लस इसी कॉस्ट में आपको हिंदी ऑडियो बुक भी मिलेगी। तो आपकी मर्जी, आप इसे पढ़ना चाहें या सुनना चाहें। इसके अलावा ये सिर्फ और सिर्फ ध्रुव राठी एकेडमी पर अवेलेबल है और कोई प्लेटफॉर्म पर ये आपको नहीं मिलेगी। और बेस्ट रीडिंग और लिसनिंग एक्सपीरियंस के लिए आप ध्रुव राठी एकेडमी की iOS और एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिनका लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन जरूर चेक करके देखिए, क्योंकि जितने रुपए में आप एक बार का पिज्जा खाते हैं उतने में यहाँ कोई आपकी जिंदगी बदल देगा। विजेता और मेरी हमेशा से यही सोच रही है कि हम अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा हिस्सा काम करने में गुजारते हैं, इसलिए काम केवल कंफर्टेबल और वेल पेइंग ही नहीं बल्कि जॉयफुल भी होना चाहिए। मैं जो इतने सारे वीडियोस बनाता हूं रेगुलरली इस चैनल पर, क्या लगता है आपको, क्या ये बिना पैशन के करना पॉसिबल भी है? बिल्कुल नहीं है। विजेता ने अपनी इस किताब में एक शब्द इस्तेमाल किया है इस चीज के लिए, रेजोनेंस, कि कैसे आपका काम एक मेडिटेशन के जैसा होना चाहिए जहां आपको आनंद मिले। और यकीन करो मुझ पर, जैसा ओशो कहते हैं कि आपसे बौद्ध बहेगा, वो मैंने और विजेता ने एक्सपीरियंस किया है कि ये फीलिंग कैसी होती है, और यही फीलिंग आप भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। ओशो अहंकार के बारे में जो कहते हैं वैसा ही कुछ जेलेसी के बारे में भी कहते हैं कि ये सोसाइटी का एक बड़ा पावरफुल डिवाइस है जो आपको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Jealousy is one of the greatest devices. It means live in comparison. आपकी इंटेग्रिटी खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। लोग दूसरों से तुलना करते हैं, एक सीढ़ी पर कोई उनसे नीचे है तो कोई उनसे ऊपर, लेकिन कमाल की बात यह है कि सीढ़ी के सबसे ऊपर कोई नहीं है, हर कोई बीच में ही है। ये एक तरह की सर्कुलर सीढ़ी है। हर किसी को कोई अपने आगे दिखता है, कोई सुंदरता में आगे, कोई ज्ञान में आगे, कोई पैसों में, कोई पेंटर तो कोई कवि। पूरी दुनिया के खिलाफ आप अकेले कंपीट कर रहे होते हैं, आप पागल हो जाएंगे ऐसे। इसलिए समझदारी इसी में है कि उस सर्कुलर सीढ़ी से कूदकर बाहर कंपटीशन को हटाओ, जेलसी को हटाओ, ये बेहुदा बातें हैं। ओशो के अनुसार ये रिलीजियस प्रीस्ट के द्वारा चालाकी से बनाए गए हथियार हैं। सभी ओल्ड रिलीजन्स का यही एक डर है कि कहीं आपको खुद में ही तृप्ति ना मिल जाए, कहीं आप अपने आप में ही खुश ना हो जाओ। अगर ऐसा हो गया तो आप उनके गुलाम कैसे रहोगे, उनके चक्कर कैसे काटोगे? No society wants you to become wise. It is against the investment of all societies. If people are wise, they cannot be exploited. If they are intelligent, they cannot be subjugated. They cannot be forced in a mechanical life. समाज में इस जाल से बचने का तरीका है वही जो पहले मैंने डिस्कस किया था। समझो, देखो और ऑब्जर्व करो। चाहे जिद्दू कृष्णमूर्ति हो या ओशो, उनके डिस्कोर्स का यही एक सेंट्रल प्रिंसिपल है, सेल्फ अवेयरनेस। वो इसको माइंडफुलनेस या सुपर कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम जैसे अवेयर होते जाओगे तुम्हारा मैकेनिकल होना कम होता जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दुनिया को तुम्हारी अवेयरनेस नहीं चाहिए, वो तुमसे डिमांड करते हैं एफिशिएंट होना, और एफिशिएंसी आती है मैकेनिकल होने से। You are expected to be efficient. Efficiency is a quality of machines. इस एफिशिएंसी और मैकेनिकल बिहेवियर के चलते तुम पैसा, पावर और सम्मान पाने में सफल हो सकते हो, लेकिन तुम अपने आप को गवा दोगे।
जैसा कि एकता कपूर के सीरियल्स एक फैक्ट्री सिस्टम के जैसे हैं। सीरियल किसने लिखा, किसने डायरेक्ट किया, किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनमें किसी की यूनिक क्रिएटिव वॉइस दिखती ही नहीं है। यही चीज किसी भी फैक्ट्री पर अप्लाई करती है, किसी भी कॉर्पोरेट जॉब पर अप्लाई करती है। इसी चीज पर वैसे विजेता ने अपनी किताब में एक पूरा चैप्टर डेडिकेट किया है। काम करने की हिस्ट्री बताते हुए समझाया है कि बाय डिजाइन कॉर्पोरेट जॉब्स आज इतनी बोरिंग क्यों होती है, कैसे इंसान को उनके क्रिएटिव नेचर से एलियनेट किया जाता है, उसे एक फैक्ट्री का पुर्जा बना दिया जाता है। और यही मैकेनिकल नेचर हमारी जिंदगी में भी आ गया है। ओशो जो सेल्फ अवेयरनेस को लेकर कह रहे हैं, ये आज के समय में कहीं ज्यादा रेलेवेंट हो गया है। लोग आज के समय सोशल मीडिया पर इतना समय क्यों बिताते हैं? सेल्फ अवेयरनेस ना होने की वजह से। हर कुछ समय में अपने आप मैकेनिकली हमारे हाथ फोन की तरफ चले जाते हैं। हमारे थम्स को पैटर्न पता है कि कौन सी ऐप कैसे खोलनी है। यहाँ सोशल मीडिया कंपनीज के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव्स ने भी रिवील किया है कि कैसे इन एप्स को मेटिकुलसली डिजाइन किया जाता है ताकि ये यूजर्स के दिमाग को हैक कर सके, उनको उलझा कर रख सके। Every single action you take is carefully monitored and recorded. Exactly what image you stop and look at, for how long you look at it. Oh yeah, seriously, for how long you look at it. इस पर वैसे मैंने एक अलग वीडियो बनाया था, ये वाला अगर आपको याद हो। इसी तरह शॉपिंग को देख लीजिए। पहले शॉपिंग का मतलब था खरीदारी। आपको किसी चीज की जरूरत है तो आपने उसे खरीद लिया, लेकिन फिर कंपनीज ने आपको ऑनलाइन शॉपिंग की आदत डाल दी। ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त किसी चीज को आप विश लिस्ट में डाल सकते हैं। शॉपिंग वेबसाइट पर आप ऑनलाइन विंडो शॉपिंग कर सकते हैं, आइटम्स को कार्ट में रख सकते हैं। एक बार आपने कुछ सर्च कर लिया लेकिन उस प्रोडक्ट को खरीदने से अपने आप को रोक लिया, तो अब उस प्रोडक्ट की रीमार्केटिंग करी जाती है। आपको बार बार लॉग इन करने की जरूरत नहीं, बार बार कार्ड डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं, एक क्लिक में ही खरीदा जा सकता है। ये लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस दुनिया की बड़ी प्रॉब्लम्स की तरफ भी कंट्रीब्यूट कर रही है। क्लाइमेट चेंज का अगर हम एग्जांपल ले लें, हमें लैंडस्लाइड्स होते हुए दिख रही हैं, कहीं फ्लड्स आ रहे हैं तो कहीं तूफान, कहीं सी लेवल राइज हो रहा है तो कहीं पर पोल्यूशन से बुरा हाल है शहरों का। ये सब क्यों हो रहा है? टेक्निकली देखा जाए तो CO2 एमिशंस के बढ़ने की वजह से हो रहा है, लेकिन एक्चुअल रीजन इन सब के पीछे है कुछ लोगों का अहंकार और लालच, और बाकी लोगों का सेल्फ अवेयर ना होना, माइंडलेसली मैकेनिकल तरीके से अपनी जिंदगी जीते रहना। लेकिन दुनिया को छोड़िए, क्या खुद की जिंदगी में भी इस तरीके से जीने से कोई कंटेनमेंट मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी, क्योंकि पूरा खेल ही यही है कि आप खुश ना हो। अपने अहंकार के चलते आप अपने सामान को, अपने कंजम्पशन को सोशल मीडिया पर शो ऑफ करेंगे कि ये देखो मैंने एक कार खरीदी, मैं कुछ हूं, मैंने आज खूब शॉपिंग की, यानी मेरे पास पैसे हैं, रुपए हैं, मैं कुछ हूं। अब इन सोशल मीडिया पोस्ट को देखकर किसी और को जलन होगी और फिर वो अपने कंजम्पशन का दिखावा करेगा और इस तरीके से ये सर्कल घूमता रहेगा। बचने का तरीका एक ही है, सेल्फ अवेयरनेस, जिसके चलते आपका दिमाग ये जाल को तोड़ सकता है, अपने अहंकार और अपनी जेलसी को गिरा सकता है, अपनी मन मर्जी का काम करते हुए अपने आप आनंद महसूस कर सकता है। और ऐसा जब कलेक्टिवली लोग साथ में मिलकर करेंगे तो हम दुनिया को भी एक बेहतर जगह बना पाएंगे। यहाँ पर ओशो के विचारों को अगर आप और जानना चाहते हैं दोस्तों, तो AI फिएस्ता में अब ओशो का अवतार ऐड कर दिया गया है। अगर आप एक AI फिएस्ता के सब्सक्राइबर हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ऐप में जाइए, आपको दिख जाएगा अवतार पेज पर। और अब आप एग्जैक्टली अगर जानना चाहते हैं दोस्तों क्या तरीका है ये सब करने का, तो इसकी डिटेल में बात ई बुक में करी है, टू हेल विद दैट जॉब, भाड़ में जाए वो नौकरी। इस ई बुक को आप पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं यहां क्लिक करके, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और ये वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों तो ये वाला भी जरूर देखिए, यहां क्लिक करके, सैड लाइफ ऑफ रिच पीपल। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई ये था ध्रुव राठी भाई का ओशो के बारे में वीडियो बनाया था, बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ जानने के लिए मिला, सीखने के लिए मिला, और अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं, काम के हिसाब से कर रहे हैं या अपने हिसाब से कर रहे हैं, उसके बारे में भी मतलब बोला। तो भाई ये था वीडियो, आप लोग को कैसा लगा? उम्मीद करते हैं अच्छे लगे होंगे। तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक, और कमेंट में ज़रूर बताएं किस पे ले गया है भाई। और चलो आज के लिए इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भाई अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।